गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 के सेकंड चैप्टर की, द लंचन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फनी सी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको ये स्टोरी। कॉमेडी है इसके अंदर, अंडरलाइन कॉमेडी है एक तरह से, एक तरह सार्केस्टिक जिसे हम कहते हैं, एक तरह से वैसा अंडरलाइन कॉमेडी है ये। एंड बहुत ही प्यारी शॉर्ट स्टोरी, स्लाइस ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं बेसिकली। एंड इसके राइटर हैं विलियम सोमरसेट मॉगैम। ये एक प्ले राइट थे, ब्रिटिश प्ले राइट थे। ये पेरिस में जन्मे, पेरिस में ही जन्मे और पेरिस में ही इनकी मृत्यु हुई। इनके पेरेंट्स की मृत्यु 10 साल की उम्र के थे तभी शायद से हो गई थी। एंड इनके अंकल ने इन्हें बड़ा किया था, जो कि इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन ये अपने लाइफ में राइटर बने और सक्सेसफुल रहे। बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी इन्होंने, नॉवेलिस्ट बने, नॉवेल्स लिखे। इनकी काफी जो भी स्टोरीज है उनके ऊपर पिक्चर्स, मूवीज बन चुकी है। एंड बहुत ही अच्छे राइटर है। लेट्स रीड द चैप्टर द लंचन। ये स्टोरी इन्हीं के लाइफ से ली गई है और इन्हीं के लाइफ का एक इंसिडेंट है जिसे यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ओके, सो ये एक ऐसी कॉमेडी है बेसिकली कि आपको आपको समझ में आनी चाहिए कि ये अंडरलाइन कॉमेडी जो होती है वो आपको खुद से समझ में आएगी, ज्यादा तो ज्यादा बेटर होती है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है उस चीज पे कि खुद ही आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये कॉमेडी अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा ज्यादा तो उसका फनीनेस चला जाएगा। ये वैसी कॉमेडी है, एक नॉर्मल आपकी जिंदगी में जब आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस करते हो जिसमें आप किसी से उस पर्सन की कोई खामियां के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन उस पर्सन में वो खामी है, वो कमजोरी है, वो वीकनेस है, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक की आप बात नहीं कर सकते हो। वैसे पर्सन से आपको डील जब करना पड़ता है तो आप कैसे सार्केस्टिक वे में रिप्लाई करते हो या उस पर्टिकुलर पर्सन को झेल लेते हो, वैसी टाइप ऑफ ये कॉमेडी है। सो लेट्स जस्ट रीड दिस। आपको आई एम श्योर समझ में आ जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है समझना ये। फिर भी जितना हो सके मैं आपको बेटर वे में एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स रीड इट। द लंचन। विलियम सोमरसेट मॉगैम 1874 से 1965 में इनकी मृत्यु हुई थी। वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश प्ले राइट, नॉवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो बहुत ही यूनिक से प्ले राइट थे, डिस्टिंग्विश यानी जो सबसे अलग हो, एंड नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही वॉज अमॉन्ग द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स ऑफ हिज एरा and reputedly the highest paid author during the 1930s. So वो अपने जमाने के सबसे ही बेहतरीन, सबसे ही पॉपुलर, फेमस राइटर थे और हाईएस्ट पेड राइटर भी थे 1930s में। His work is characterized by a clear, unadorned style, cosmopolitan settings and a shrewd understanding of human nature. तो इनके वर्क यानी इनकी राइटिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई भी अपनी जो भी कैरेक्टर है, जो भी अपना स्टोरी है, उसे सजावट, सजा धजा के उसको ज्यादा नहीं बताते, उसको सिंपल स्टाइल में बताते, उसे अनएडन्ड स्टाइल कहा जाता है। एडनमेंट, एडन करना यानी कि सजावट, सजा धजा के उस चीज को डिस्क्राइब करना, लेकिन अनएडन यानी कि जैसा था वैसा ही उसे डिस्क्राइब करना। एंड कॉस्मोपॉलिटन सेटिंग्स यानी कि एक मल्टी कल्चरल, जो हर जगह पे हर कोई सेटिंग में उनकी स्टोरीज हर कोई समझ सकता है और वो सबके समझ में आए, वैसी सेटिंग्स में वो होता है। कॉस्मोपॉलिटन यानी वो होता है। एंड अ श्रूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। इनकी राइटिंग से हमें ये भी पता पड़ता है कि उन्हें ह्यूमन नेचर का कितना नॉलेज है, कितना शार्प, कितना नॉलेज है। दैट इज श्रूड अंडरस्टैंडिंग, यानी शार्प, नॉलेजेबल थिंग अबाउट समथिंग। तो उन्हें श्रूड नॉलेज है, उन्हें नॉलेज है ह्यूमन नेचर का। The most delightfully humorous narrative, The Luncheon, is a slice of life story about Morgam's luncheon date proposed to him by a woman whom he hopes is a supporter of his art. तो ये स्टोरी एक ह्यूमरस यानी कॉमेडी नरेटिव है। एक स्लाइस ऑफ लाइफ यानी कि आपकी जिंदगी का कोई इंसिडेंट, आपकी लाइफ का कोई छोटा सा नरेटिव जो आपने शेयर किया है, वैसी स्टोरीज को स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरीज कहा जाता है। जैसे ये एक जॉनर है, जैसे कि लेट मी राइट इट डाउन। ये एक जॉनर है, वेयर इज द पेन, ओके। सो ये एक राइटिंग जॉनर है। जॉनर क्या होता है, जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, ड्रामा या कॉमेडी
या ट्रेजेडी, तो ये जॉनर जॉनर ऑफ सॉन्ग्स होते हैं, जॉनर ऑफ मूवीज होती है, जॉनर ऑफ स्टोरीज होती है। सो स्लाइस ऑफ लाइफ इज अ स्टोरी राइटिंग जॉनर, जिसके अंदर आप कोई भी मूवी का कोई आपको पूरा स्टार्ट नहीं पता होगा कि कैरेक्टर्स कहाँ से आए, या वो एंड इतना कोई ट्रेजिक नहीं होगा, वो खाली एक इंसिडेंट होगा पूरे लाइफ के में से कोई भी एक पर्टिकुलर दिन का या पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, उसे स्लाइस ऑफ लाइफ कहा जाता है। ओके, सो ये एक स्टोरी उनके ही लाइफ की है, जहां पे उन्हें एक जो जो लेडी से वो मिलने वाले हैं, विमेन से जो मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा था मिलने के लिए एक लंच डेट पे। लंचन यानी लंच होता है बेसिकली, लंचन का मतलब होता है खाना, लंच हम जो खाते हैं बेसिकली दोपहर को, लंचन उसे कहा जाता है। सो ये एक विमेन ने उनको प्रपोज किया था कि आप मुझे लंच के लिए मिल सकते हो क्या, आप मुझे लंच पे मिलिए करके। और होपफुली ये समझते हैं कि ये विमेन उनकी आर्ट की सपोर्टर है, मतलब वो जो लिखते हैं उनकी राइटिंग की फैन है, ये सोच के वो मिलते हैं। सो पहले स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है और फिर हम फ्लैशबैक में जाएंगे। सो लेट्स सी। I caught sight of her at the play, and in answer to her call, I went over during the interval and sat down beside her. तो एक प्ले में ये इन्होंने इन लेडी को देखा और उनके बुलाने पर वो इंटरवल पे उनके पास जाके बैठे। It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. She addressed me brightly. तो अब उनकी जो लास्ट मुलाकात हुई थी, मतलब जो मुलाकात के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो लंचन डेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो मुलाकात की बात कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय पहले की बात है। और अगर किसी ने उनका नाम मेंशन नहीं किया होता लेडी का, तो शायद राइटर को उनका नाम याद भी नहीं आता। लेडी ने उन्हें बहुत ही ब्राइटली यानी बहुत ही हैप्पीली लाइक उन्हें एड्रेस किया कि आप कैसे हो करके। एंड लेट्स रीड अहेड। वेल, इट्स मेनी इयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, हाउ टाइम गोज फ्लाई, वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, यू आस्क्ड मी टू लंचन। तो अब ये कह रहे हैं, लेडी कह रही है कि कितने साल पहले हम मिले थे पहली बार, क्या तुम्हें याद है, कैसे टाइम बीत जाता है। आज हम दोनों ही मतलब नो लॉन्गर एनी यंगर, यानी कि दोनों की एज हो चुकी है अभी, एंड आज की तारीख में कोई यंग नहीं बचा है। क्या तुम्हें याद है पहली बार हम मिले थे, तुमने मुझे लंच पे बुलाया था। तो ये डिड आई रिमेंबर, तो अब ये एक्चुअली सार्केस्टिकली ये क्वेश्चन है, ये सार्केज्म में ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे याद है। अब वो ये कहने का कोशिश ये कर रहे, सार्केज्म ऐसी चीज होती है, आपको समझनी है, जो मेन क्वेश्चन होता है या जो मेन रिप्लाई होता है उसका ऑपोजिट मीनिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे समझना है ये चीज आपको, सार्केज्म मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे वो कहते हैं डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद है वो चीज। अच्छा, तो ऑफ कोर्स याद है, तुमने मेरा लाइक जो हालत किया था। तो वो देखते अब क्या हुआ था उनके साथ, कि वो कैसे नहीं भूल सकते वो डेट, वो लंच का डेट कैसे नहीं भूल सकते, वो देखते हैं। इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस। तो ये 20 साल पुरानी बात है जब वो पेरिस में थे। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी। तो तब ये इतने फेमस वगैरह नहीं थे, वो हार्डली कुछ पैसा कमाते थे। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट। उन्होंने, लेडी ने मेरी एक किताब तब रीड की थी और उसके रिलेटेड उन्होंने, लेडी ने राइटर को रिप्लाई में कुछ लिखा था। I answered, thanking her, and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris and would like to have a chat with me. So तभी लेटर से बात होती थी, तो राइटर ने भी लेटर का रिस्पॉन्ड किया था कि कोई उनकी फैन है बुक की, तो उन्होंने रिप्लाई किया था थैंकिंग, उनको थैंक करते हुए। और फिर अगेन उनको एक लेटर मिला था कि मैं विमेन का लेटर था कि मैं पेरिस से पास, यानी मैं पेरिस में होने वाली हूं कुछ समय के लिए, तो क्या तुम मुझे मिलोगे, हम थोड़ी बात करेंगे, चैट विद मी। But her time was limited, and the only free moment she had was on the following Thursday. And would I give her a little luncheon at Foyot's afterwards? तो ये क्वेश्चन पूछा था लेडी ने
और ये क्वेश्चन था कि क्या तुम मुझे लंच कराओगे फोयाट्स के यहाँ पे थर्सडे के दिन, और वही टाइम पे मैं सिर्फ फ्री हूं। तो अब राइटर कहते हैं फोयाट्स इज अ रेस्टोरेंट, एक फोयाट एक वहां का रेस्टोरेंट पेरिस का, is a restaurant and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there। तो अब वो कह रहे हैं, राइटर हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि फोयाट बहुत ही एक पॉपुलर और बहुत ही कॉस्टली एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, जो मैंने भी कभी नहीं जाने की सोची है, जो मेरे लिए भी लाइक मैं भी वहां पे अकेले जाने की ना सोचूं, वो मेरे मींस, इट इज बियॉन्ड माय मींस, मतलब मेरे हैसियत के बाहर है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है खर्च करने को, ऐसा उसका मतलब होता है। आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर। आई हैड 80 फ्रांक्स, तो अब वो फ्रांस का करेंसी है, 80 फ्रांक्स कितना होता है इंडियन करेंसी में, आप मुझे बताइएगा अभी। 80 फ्रांक्स यानी गोल्ड फ्रांक्स थे उनके पास, टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए 80 फ्रांक्स कितने होते, कि वो फ्रांस में अपना महीना भर का लाइक निकाल सकते हैं। एंड अ मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। और एक मॉडेस्ट लंचन यानी ज्यादा महंगा भी नहीं और एकदम चीप कुछ खाना भी नहीं, मॉडेस्ट लंचन 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। इफ आई कट आउट कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ। अब ये सोच रहे कि ये 15 फ्रैंक भी वो कैसे मैनेज करेंगे लंच के लिए, कि उन्हें अपनी 2 हफ्ते की कॉफी नहीं पीनी पड़ेगी, तो वो पैसा जो बचाएंगे उससे वो लंच कर सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने प्लान आउट कर लिया एंड उन्होंने मिलने का सोचा। I answered that I would meet my friend at Foyat's on Thursday at 12:30। तो 12:30 का टाइम था, 12:30 मैंने रिप्लाई किया, मतलब राइटर ने उन्हें रिप्लाई किया कि मैं आपको मिलूंगा। She was in appearance imposing rather than attractive and she gave me the impression of having more teeth, white and large and even than were necessary for any practical purpose। तो अब ये इनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो कैसी उनको लगी। तो अट्रैक्टिव से ज्यादा इंपोजिंग लगी। इंपोजिंग भी एक तरह से लाइक एकदम ही ज्यादा शोशा वाला उन्होंने पहना होगा, जिससे देखते ही नजर में आ जाए सबके कि अरे ये कोई पास हुआ करके, ड्रेसअप एकदम होके। एंड वैसा उनका अपीरियंस था। और उनके दांत की यहाँ पे बात हो रही है, उनको लगा कि उनके ज्यादा दांत हैं, मोर टीथ। अब यहाँ पे ये थोड़ा राइटिंग का स्टाइल सीखिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कॉमा का कैसे इस्तेमाल होता है वो जरा यहाँ पे देखिए। तो ये कॉमा टू कॉमा जब सेंटेंस के बीच में आता है, तो हम उतना लाइन स्किप कर सकते हैं पहले रीड करने के लिए, उसका मीनिंग ये भी होता है। ठीक है, तो एक बार ये देखते हैं, इसको पहले हटा देते हैं और फिर रीड करते हैं। तो देखिए, she gave me she gave me the impression of having more teeth than were necessary for any practical purpose। तो यहां से मैंने डायरेक्ट यहां पे रीड किया, तो भी आपको मीनिंग ज्यादा क्लियरली समझ में आ गया कि उसके ऐसा नजर आ रहा था कि उसके तीत ज्यादा है, जितना होने चाहिए उससे ज्यादा है, ऐसे नजर आ रहे थे। अब ये कॉमा टू कॉमा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो जो वर्ड मैंने लास्ट यूज किया था, जो भी बात या जो भी सेंटेंस में लास्ट यूज कर रहा था, यहां पे तीत की बात हो रही है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये कॉमा के बीच का जगह में इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये इंग्लिश में राइटिंग का एक स्टाइल है। तो यहाँ पे अब तीत का डिस्क्रिप्शन देखिए, अब हम ये मैं रफ करता हूं और ये जरा रीड करिए। तीत का डिस्क्रिप्शन क्या है, वाइट एंड लार्ज एंड ऐसा, ओके, वाइट एंड लार्ज, तो बहुत ही बड़े थे। सो ये जो तरीका है लिखने का, एक राइटिंग का स्टाइल है, मैं आपको सिखा रहा हूं, राइटिंग स्किल्स में आपको काम आएगा कि डिस्क्राइब करते वक्त कैसे आप लिख सकते हो। ओके, सो लेट्स रीड अहेड। तो अब राइटर ने कहा कि उनके दांत ऐसे लग रहे थे, बहुत ही बड़े, बहुत ही वाइट, जो प्रैक्टिकल पर्पस से ज्यादा लग रहे थे, मतलब ज्यादा दांत है ऐसा लग रहे थे। शी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत ही बातूनी थी, बहुत बात कर रही थी। बट सिंस शी seemed to want to talk about me, I was prepared to be an attentive listener। तो अब वो कह रहे हैं कि बहुत ही बातूनी थी, लेकिन वो मेरे बारे में बात करने के लिए लाइक वो मेरी फैन थी, वो रेडी थी, इसलिए मैं भी रेडी था उन्हें सुनने के लिए। I was startled when the menu was brought, for the prices were a great deal higher than I had thought, but she reassured me।
सो अब यहाँ पे राइटर ने जैसे ही उनको मेनू हाथ में दिया गया, वो स्टार्टल्ड यानी थोड़े से शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए, थोड़े से फ्राइटेंड, डर घबरा से गए अचानक से कि अरे ये तो ज्यादा मैंने जो सोचा था उससे ज्यादा यहाँ पर महंगी चीजें हैं। बट शी अश्योर्ड, लेकिन उन्होंने लेडी ने उन्हें अश्योरेंस दिया। शी अश्योर्ड मी आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, शी सेड, मैं कुछ कभी खाती नहीं हूं लंच के लिए। ओ डोंट से दैट, आई आंसर्ड जेनरसली, लेकिन मैंने भी जेनरसली, अब खाने आए हैं तो ऐसा तो बोलेंगे ही ना, अरे अरे नहीं नहीं ऐसा मत कहो, खा लो कुछ खा लो, ऐसा हम कहेंगे ना। सो वैसा राइटर ने भी कहा, ओ डोंट से दैट, आई आंसर्ड जेनरसली, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, आई थिंक पीपल ईट फॉर टू मच। फॉर नहीं होना चाहिए, रॉन्ग है यहाँ पे, फार होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है, फार टू मच। I never eat more than one thing. I think people eat far too much nowadays. A little fish, perhaps. I wonder if they have any salmon. So अब देखिए उसका लेडी का स्टेटमेंट, इसके अंदर आपको धीरे धीरे वो अंडरलाइन कॉमेडी जो हो रही है इसके अंदर की आपको समझते जानी है। सो यहां पे आपको पहले समझना है कि विमेन जो है यहां पर, उसको पता नहीं है कि उसकी क्या कमी है जो वो अपनी दर्शा रही है सामने। एंड राइटर के लिए ये फनी बात और हमारे लिए ये फनी बात हो जाएगी अभी कि उसकी जो कमी है वो हमें दिखाई दे रही है। ओके, और वो विमेन को पता ही नहीं है कि उसकी ये गलत बात है या वो उसका एक गलत कैरेक्टर है जो वो वहां पे दिखा रही है। ओके, सो यहाँ पे देखते उसने क्या कहा, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज से ज्यादा खाती ही नहीं कभी भी। और मुझे तो लगता है कि लोग बहुत खाते हैं आजकल, बहुत ही ज्यादा खा लेते हैं, खास करके लंच के टाइम पे। मैं छोटी सी एक फिश खाना चाहूंगी, मैं सोचती हूँ क्या सैमन मिल जाएगी मुझे यहाँ पे। सो ये अब कह रही है कि मैं एक चीज से मैं एक ही चीज खाती हूँ, और लंच के लिए तो खाती ही नहीं थी, और खाऊंगी तो एक चीज से ज्यादा नहीं खाऊंगी, और एक छोटी सी फिश, शायद सैमन, सैमन एक फिश की जाति है। ओके, सो सैमन खा लूंगी मैं, तो ऐसा वो कहती है। Well, it was early in the year for salmon and it was not on the menu, but I asked the waiter if there was any. तो अब उस ईयर का जो टाइम था, जिस टाइम पे ये मिल रहे थे, तब बहुत ही अर्ली था, मतलब अभी तक सैमन का सीजन आया नहीं था। हर एक फिश, हर एक चीज का एक सीजन होता है, फ्रूट्स का सीजन होता है, वैसे फिश का भी एक सीजन होता है। ओके, खाना जब होटल में मिलता है तो कोई कितनी चीजें, प्रॉन्स वगैरह जो होती है वो सीजन के अनुसार मिलती है। सो सैमन का सीजन नहीं आया था, इट वॉज लिटिल अर्ली फॉर दैट, और मेनू में भी वो मेंशन नहीं था। लेकिन फिर भी राइटर ने वेटर को पूछा, तो रिप्लाई, यस अ ब्यूटिफुल सैमन हैड जस्ट कम इन। तो वेटर ने कहा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सैमन अभी जस्ट आई है। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, तो ये पहली थी जो उनके पास आई थी। तो ये जरा स्टेटमेंट भी देखिए, हैड ये कैसे यूज किया गया है। तो उनके पास था वो बताने के लिए, हैड तो ये दो बार हैड, उनके पास तब था, हैड। ओके, सो ये भी एक राइटिंग स्किल्स आप लाइक देखिए कैसे सेंटेंस प्यारे से लिखे गए हैं। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, मैंने ऑर्डर किया, राइटर ने ऑर्डर किया लेडी के लिए। द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड। वेटर ने उनसे पूछा कि जब तक सैमन पकती है तब तक आपको कुछ खाना है क्या। नो, शी आंसर्ड, उस लेडी ने कहा नहीं कुछ नहीं। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज से ज्यादा कभी खाती ही नहीं, अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर, आई नेवर माइंड कैवियर। तो अब देखो क्या कह रही है, अगेन ये देखो फनी पार्ट, ये देखो फनी पार्ट कैसे होते जा रहा है। वो बार बार कह रही है कि मैं एक चीज से ज्यादा खाती नहीं, मैं लंच में कुछ खाती नहीं। ऐसे करके उन्होंने पहले तो सैमन मंगा दी जो आउट ऑफ सीजन थी। अब आपको समझना है यहाँ पे, आउट ऑफ सीजन होगी तो चीजें महंगी होगी कि नहीं होगी, राइट। अगर मैं आपको आम के सीजन में आम कहूं तो आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन मैं आपको विदाउट सीजन उसको उसका ऑर्डर करूं तो वो चीज अगर मुझे मिलेगी तो वो महंगी मिलेगी, राइट। तो यहां पर उन्होंने पहले ना बोल के सैमन ऑर्डर कर दी जो मेनू में भी नहीं थी, और अब वेटर के कहने पर, वेटर के पूछने पर, कैवियर जो डिश होती है, इसके अंदर फिश का ही एग्स वगैरह लाइक सूप जैसा होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, कभी मैंने खाया तो नहीं है, बट फिश रिलेटेड ही उनका एग्स एंड ऐसा कुछ खाने को होता है। सो ये कहती है कि अनलेस अगर लेकिन अगर तुम्हारे पास कैवियर है तो मैं आई डोंट माइंड, मतलब चलेगा मुझे, मैं खा लूंगी, ऐसा वो कहती है। आई न्यू आई कुड नॉट एफोर्ड कैवियर, तो राइटर अब कहते हैं मुझे पता था मैं कैवियर को एफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास मैं इतना पैसा नहीं, मैं इतना खा नहीं पाऊं, मतलब चुका नहीं पाऊंगा।
बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन मैं अपनी गेस्ट से ये बात नहीं कह सकता हूं. फॉर माई सेल्फ आई chose the cheapest dish on the menu and that was a mutton chop. तो मैंने खुद के लिए सबसे चीपेस्ट जो मेनू में दिख रहा था विच वॉज अ मटन चॉप, वो उन्होंने ऑर्डर किया. अब आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, तो अब लेडी का कमेंट आता है उसके ऊपर, मुझे लगता है तुम गलत कर रहे हो ये मीट खा के. अनवाइज, वाइज यानी कि सही डिसीजन, अनवाइज यानी कि गलत आपका डिसीजन है मीट खाना. आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक. तो अब कहती है कि मैं नहीं मानती कि हमें पेट भर के पूरा ओवरलोड कर लेना चाहिए खा के, और मीट खा के तुम्हारा पेट पूरा भर जाएगा, ज्यादा ही ओवरलोड हो जाएगा, तुम्हें इतना नहीं खाना चाहिए, ऐसा ये लेडी कहती है. Now, she ate the caviar and she ate the salmon. अब ये कैवियर भी खा गई, सैमन भी खा गई. She talked gaily of art, literature and music. और वो बहुत ही गेली मतलब बहुत ही हैप्पीली, बहुत ही मैरीली. गे वर्ड का मतलब हैप्पी भी होता है, मैरी भी होता है. मैरी, हैप्पी, ये सारे एक ही मीनिंग है सबके. सो गेली, सो शी टॉक्ड गेली मतलब बहुत ही खुश होके, बहुत ही एक्साइटेड होके आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक ये सब बात करते जा रही थी. बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू. लेकिन मेरे दिमाग में तो चल रहा था कि बिल कितना होगा यार. व्हेन माय मटन चॉप अराइव्ड शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क. अब जब मेरा मटन चॉप आया तो उसने तो मुझे बहुत ही मतलब सीरियसली टू टास्क मतलब उनको कैसे एक तरह से बहुत ही ज्यादा सुना दिया, डांट लिया, एक तरह से हम बोल सकते हैं. सो I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon. I'm sure it's a mistake. Why don't you follow my example and just eat one thing? I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those giant asparagus. I should be sorry to leave Paris without having some of them. तो अब जरा देखिए अगेन कॉमेडी लाइन कैसे क्रिएट हो रही है, कॉमेडी कैसे अंडरलाइन कॉमेडी क्रिएट हो रही है, ये विमेन के नेचर की वजह से, विमेन के कैरेक्टर की वजह से. पहले तो वो उन्होंने खा लिया अपना सैमन और कैवियर, और एक चीज खाती हूँ, एक चीज खाती हूँ बोल बोल के दो चीज खा चुकी है महंगी वाली. एंड अब राइटर का जो सबसे चीप मटन चॉप आया है उसको भी कह रही है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये इतना हैवी तुम्हें नहीं खाना चाहिए, लंच के टाइम तो इतना खाना ही नहीं चाहिए, मैं तो कभी इतना खाती ही नहीं, तुम्हें तो मेरा एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए, एक चीज से ज्यादा कभी खाना ही नहीं चाहिए. ऐसा वो उस राइटर को कहती है. और फिर कहती है कि एक चीज से ज्यादा खाती ही नहीं हूं, लेकिन अगर एस्पैरेगस मिल जाता है तो मैं शायद खा लूंगी. और पेरिस में हूं और अगर एस्पैरेगस ना खाऊं तो कैसे चलेगा, ये तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी, ऐसा वो कहती है. और अगेन राइटर को एक तरह से हिंट देती है कि एस्पैरेगस ऑर्डर करना है. एस्पैरेगस भी एक तरह का लीफी खाने की चीज होती है, लीफी वेजिटेबल बोलो. माई हार्ट सैंक, मेरा दिल घबरा गया, मेरा हार्ट सैंक. सैंक बेसिकली सिंक का पास्ट होता है, लेकिन यहां पर वो कहने का मतलब है मैं बहुत ही ज्यादा अब घबरा गया, मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया कि अब इसने इतनी महंगी चीजें ऑर्डर कर दी है, उसके ऊपर एस्पैरेगस भी ऑर्डर कर दिया है, मेरा क्या होगा. I had seen them in the shops and I knew that they were horribly expensive. अब वो एस्पैरेगस की बात कर रहे हैं कि मैंने इन्हें शॉप्स में देखा था और वो कितने महंगे हैं मुझे पता है. My mouth had often watered at the sight of them. हालांकि मेरे मुंह में हमेशा पानी आ जाता था उसे उन्हें देखकर, लेकिन इतने महंगे थे कि मैंने कभी उसे खाया नहीं है. I am not in the least hungry, my guest sighed. But if you insist, I don't mind having some asparagus. I ordered them. अब देखिए कैसे कॉमेडी होगी अगेन. यहां पर कहती कि मुझे मुझे कुछ भूख नहीं लगी है, मुझे भूख नहीं है कोई, ऐसा उनकी गेस्ट मतलब वुमेन ने कहा. लेकिन अगर तुम इंसिस्ट करते हो, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है एस्पैरेगस खाने में, ऐसा वो राइटर को ही कह रही है. तो अब ये अगेन एक तरह से हिंट हो गई राइटर को कि उन्हें एस्पैरेगस ऑर्डर करना पड़ेगा वरना रूड हो जाएगा, मीन बिहेवियर हो जाएगा कि लेडी ने कहा और उन्होंने ऑर्डर नहीं किया. सो आई ऑर्डर्ड देम. आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या तुम नहीं खाओगे. तो राइटर कहता है नो आई नेवर ईट एस्पैरेगस, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि राइटर को पता है मैं ऑर्डर कर दूंगा तो मेरे तो यहाँ पे पैसे भरने के वांदे हो गए ऑलरेडी. We waited for the asparagus to be cooked.
पैनिक सीज्ड मी, हम लोग वेट कर रहे थे एस्पैरागस पकने का और पैनिक ने मुझे जकड़ लिया, बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए थे वो। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ ऑफ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ माई मंथ। अब स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या था कि उनका महीना चलाने का पैसा जो 80 फ्रैंक्स थे वो कैसे अपना महीना कैसे चलाएंगे, तो वो अपना कॉफी कट करने वाले थे 2 हफ्ते के लिए। अब वो पैनिक इसलिए हो गए हैं क्योंकि अब सवाल ये नहीं उठता है कि महीने में कितना उनको पैसे कम बचने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभी क्या वो बिल चुका भी पाएंगे, इतना सारा खा लिया, इतना सारा ऑर्डर के लिए, क्या वो अभी ये बिल चुका भी पाएंगे कि नहीं, ये सवाल उठता है। I should have left over for the month or rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. लेकिन सवाल उठता है क्या मैं अभी भी ये बिल भर पाऊंगा, इतना भी पैसा है मेरे पास। It would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. बहुत ही शर्मिंदा वाली बात हो जाएगी, बहुत ही बुरी, मॉर्टिफाइंग, बहुत ही भयंकर सी बात हो जाएगी मेरे लिए कि बिल भरने के लिए मेरे पास 80 ही है और अगर 90 बिल आ जाता है तो 10 फ्रैंक शॉर्ट 10 फ्रैंक शॉर्ट यानी कि मेरे पास इतने पैसे कम पड़े और मुझे अपनी गेस्ट से बोरो करने पड़ेंगे। बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। I knew exactly how much I had, and if the bill came to more, I made up my mind that I would put my hand in my pocket and, with a dramatic cry, start up and say it had been picked. Of course, it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill. Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. तो अब पूरा राइटर का हमें क्या चल रहा है उसके दिमाग में हमें बता रहे हैं कि राइटर अब पहले तो टेंशन में है कि यार महीना तो छोड़ो, महीना कटेगा कि नहीं कटेगा वो तो छोड़ो, क्या मैं ये अभी बिल भी भर पाऊंगा कि नहीं, और अगर कितनी शर्मिंदा वाली बात हो जाएगी कि अगर मेरे पास 10 फ्रैंक कम पड़ गए तो मुझे बोरो करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर बिल ज्यादा आता है उससे तो अब वो एक्टिंग करेंगे, अपने जेब में हाथ डालेंगे और लाइक ड्रामेटिक एक्टिंग करेंगे कि अरे लगता है मेरा पर्स किसी ने मार लिया, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, ऐसा वो एक्टिंग करेंगे। बीइंग पिक्ड यानी कि मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया, हैड बीन पिक्ड। सो ऐसा उन्होंने सोचा। फिर उन्होंने काउंटर थॉट सोचा, ऑफ कोर्स और ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी, ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी अगर लेडी के पास भी पैसे नहीं होंगे बिल्कुल भी बिल भरने को, तो और ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी कि अगर उसके पास भी पैसे नहीं होंगे भरने को तो और ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। तो तभी सिर्फ एक ही, देन द ओनली थिंग, एक ही चीज रास्ता बचेगा, मेरी वॉच को गिरवी रखूंगा यहां पर और कहूंगा मैं बाद में आके पे करके जाऊंगा। तो ऐसा सब इनके दिमाग में चल रहा था। The asparagus appeared. Asparagus आ गया. I watched her thrust them down her throat in large mouthful. मैंने उसे बड़े बड़े लाइक ऐसे बड़े बड़े बाइट्स लेते हुए उसको पूरा अपने निगलते जा रही है भूखी ऐसा खाते हुए देखा। At last she finished. खा फाइनली खत्म हुआ। कॉफी, आई सेड। अब राइटर को पूछना पड़ेगा ना, जनरली ये लोग जो फॉरेनर्स है खाने के बाद कॉफी पीते हैं। शी यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी शी आंसर्ड। तो ये मैडम जी कहती है हाँ बस एक आइसक्रीम और कॉफी। आई वॉज पास्ट कैरिंग नाउ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पास्ट कैरिंग नाउ मतलब अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि अब बिल क्या है, क्योंकि अब उसे पता है कि बिल पक्का ज्यादा आने वाला है। सो आई ऑर्डर्ड कॉफी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफी फॉर हर। तो इसीलिए मैंने अपने लिए भी एक कॉफी मंगा ही ली, क्योंकि कब से वो नहीं खा रहे थे कुछ भी और सिर्फ वुमेन के लिए ऑर्डर करते जा रहे थे, लेकिन अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पास्ट कैरिंग मतलब अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए खुद के लिए भी कॉफी मंगा ही ली। यू नो देयर इज वन थिंग आई थॉरोली बिलीव इन। उस उन्होंने लेडी ने कहा कि मैं एक चीज पे बहुत मानती हूँ। एज शी एट द आइसक्रीम, आइसक्रीम खाते खाते उन्होंने कहा, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर। तो अब ये देखो क्या स्टेटमेंट कह रही है। बोलती है कि मैं ये चीज पे मानती हूं कि हमेशा हमें खाने से उठ जाना चाहिए ये सोच के कि हमारे में अभी तक खाने की भूख बाकी है करके, हमें उसके पहले ही उठ जाना चाहिए। तो ये खाली कहने की बात है, समझने का आपको समझना है कि वो कह रही है कि हमें ठूस के नहीं खाना चाहिए, हमेशा हमें थोड़ा सा लाइक ये फीलिंग के साथ उठ जाना चाहिए खाने पे से कि हमें अंदर खाने की थोड़ी और जगह बाकी है, ऐसा। सो आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली। तो देखिए फेंटली मतलब एकदम बेहोशी की हालत जैसी होती है ना, तो सच में बेहोश नहीं हो रहे, मतलब एकदम शॉकिंग वे में पूछ रहे राइटर उनसे
क्या तुम अभी भी भूखी हो? तो कहती ओ नो नो, आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंचन, देखो मैं तो खाती ही नहीं लंच पे, आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर, बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर अ लंचन, आई वाज स्पीकिंग फॉर यू। देखो ये लेडी, देखो फिर से कितना फनी पार्ट हो रहा है। लेडी कहती नहीं नहीं नहीं, मैं भूखी नहीं हूं, और मैं तो लंच खाती नहीं हूं, मैं तो बस सुबह एक कप कॉफी पीती हूँ और डिनर खाती हूँ, मैं तो तुम्हारी बात कर रही थी, तुम्हारे लिए बात कर रही थी कि तुमने कुछ खाया नहीं ज्यादा, तो इतना ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए, ऐसा वो राइटर को कहती है। ओ आई सी, राइटर भी देखिए एक्चुअली ये सार्केस्टिक स्टेटमेंट है अगेन। ओ आई सी, अच्छा। देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड, और एक बुरी घटना हो गई। क्या हुआ? while we were waiting for the coffee, the head waiter came up to us bearing a large basket full of huge peaches। तो अब एक और घटना घट गई। क्या हुआ कि हेड वेटर जो था वो हमारे तरफ एक बास्केट, पीच एक फ्रूट होता है अगर आपको पता होगा, पीच का पूरा बास्केट ऑफ पीचेस लेके हमारे पास आ गया। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन, और उस टाइम पे अगेन पीचेस का सीजन नहीं था। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, भगवान ही जाने कितने महंगे होंगे। आई न्यू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विथ हर कन्वर्सेशन एब्सेंट माइंडेडली टुक वन, और मुझे बाद में बिल देख के वक्त पता पड़ा कि कैसे विमेन ने बात करते करते एब्सेंट माइंडेडली, मतलब ध्यान में भी नहीं था, और एक उठा के खाना चालू कर दिया था। You see, you have filled your stomach with a lot of meat. My one miserable little chop. अच्छा, तो अब ये जरा यहाँ पे देखिए कि and you cannot eat anymore। तो अब विमेन का स्टेटमेंट पहले खाली पूरा रीड कर देंगे। You see, you have filled, इसको रीड नहीं करेंगे। You see, you have filled your stomach with a lot of meat and you cannot eat anymore. But I have just had a snack and I shall enjoy a peach। तो अब विमेन कहती है, देखो तुमने ना मीट खा के अपना पेट बहुत भर दिया है यार, तुम और खा नहीं पा रहे हो, इसीलिए देखो मैंने कितना हल्का स्नैक खाया, इसलिए देखो अब मैं ये पीच खा सकती हूं। तो ऐसा वो कह रही है। तो देखिए कितनी फनी सी बात है, किसने ज्यादा खाया किसने कम खाया आपको पता ही है, और विमेन ऐसा बिहेव कर रही है कि उसने कुछ खाया ही नहीं, और अपने खाने को वो स्नैक कह रही है, और वो कह रही कि अब मैं ये पीच एंजॉय कर सकती हूँ क्योंकि मैंने कम खाया था, और तुमने अपना पेट मीट चॉप इतना हैवी खा लिया कि तुम नहीं खा सकते हो। ओके, नाउ ये जो मैंने लाइन कट की है वो क्या है? तो ये बीच में राइटर का थॉट है, जब उसने वो लाइन सोची। अब कन्वर्सेशन तो ऐसी ही होती ना, जब मैं बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में एक थॉट तुरंत आता है कि नहीं आता है? तो जैसे ही राइटर ने ये लाइन सुनी, यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, तो राइटर के दिमाग में थॉट क्या आता है? माय वन मिजरेबल लिटिल चॉप, तुमको मेरा छोटा सा, मेरा जो मीट चॉप था छोटा सा, वो तुमको ज्यादा लगता है, ऐसा वो उनके दिमाग में थॉट आया था। तो अगेन ये राइटिंग का स्टाइल देखिए उनका कैसा है, बहुत ही यूनिक सा राइटिंग स्टाइल है राइटर का। The bill came, and when I paid it, I found that I had only enough for a quite inadequate tip। तो बिल तो 80 फ्रैंक्स में हो गया, लेकिन उनके पास टिप देने के पैसे नहीं बचे, बहुत ही इनएडिक्वेट, यानी कि बहुत ही कम पैसे बचे। अगर आप कोई भी फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या आज की तारीख में आप 5 रुपया टिप रखते हो? क्या नहीं, कम से कम हम लोग 10 रुपया तो रखते ही है, राइट? कम से कम मैं कह रहा हूं, जनरली ज्यादा ही रखते हैं लोग, 20 रुपया 50 रुपया रखते होंगे, बट 5 रुपया या 2 रुपया कोई रखता है क्या? नहीं रखता है, राइट? तो अब वो कह रहे कि बहुत ही कम पैसे बचे मेरे पास टिप देने के लिए। हर आइज रेस्टेड ऑन फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 फ्रांक्स, तो खाली 3 फ्रांक्स बचे थे उनके पास, जो कि बहुत कम होते हैं। आई लेफ्ट फॉर द वेटर, तो अब कह रहे कि लेडी की आंखें उन पैसों पे थी जो मैंने वेटर के लिए रखी थी, एंड आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन, और मैं समझ गया था कि वो लेडी मुझे जज कर रही होगी कि मैंने इतना कम पैसा टिप पे दिया है, ये मुझे जज कर रही होगी, मैं बहुत ही मीन पर्सन हूं, ऐसा मुझे वो जज कर रही होगी, ऐसा राइटर को पता था। बट वेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट। लेकिन उसे क्या पता कि अब मेरे पास तो पूरे महीने के प्रॉब्लम हो चुके हैं, मेरा पूरा महीना कैसे निकालूंगा, और मेरे जेब में एक पैसा नहीं है। अब वो लेडी कहती है, फॉलो माई एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो तुम। शी सेड एज वी शुक हैंड्स, जैसे हम हाथ मिला रहे थे उसने ये बात कही, फॉलो माई एग्जाम्पल एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर अ लंचन। तो देखो क्या कहती है लेडी, कहती है कि एक चीज से ज्यादा कभी लंच पे खाओ मत तुम, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो तुम। तो अब राइटर भी सार्केस्टिक, ये अभी देखो
लेडी को पता नहीं है कि वो ऐसा बिहेव कर रही है, ठीक है। तो ये लेडी की खामी, वीकनेस उसको पता ही नहीं है वो ऐसा बिहेव कर रही है, लेकिन हमें एज अ रीडर एंड राइटर को तभी महसूस हो रहा है और उसे पता चलता है कि ये लेडी पागल है, ये इतना खा गई है और मुझे ऐसा बोल रही है, राइट। तो अब ये सार्केज्म में रिप्लाई करते हैं, आई विल डू बेटर देन दैट। तो कहते हैं मैं इससे बेटर करूंगा, आई विल डू बेटर देन दैट। आई रिटॉर्टेड, यानी मैंने विटी रिप्लाई किया, मैंने सार्केस्टिक रिप्लाई किया। आई लिट नथिंग फॉर डिनर। तो उन्होंने क्या रिप्लाई पूरा किया, तो ये हटा के हम पूरा पढ़ते हैं, उनका पूरा स्टेटमेंट क्या था राइटर का। नहीं नहीं, मैं इससे भी बेटर करूंगा, मैं तो डिनर पे कुछ खाऊंगा ही नहीं आज रात को। तो ये अब देखो, एक्चुअल में ये बात सच्ची है, एक्चुअल में ये बात सच्ची है, उनके पास पैसे नहीं है आज खाने के लिए, ठीक है। रात का डिनर के भी वांदे हैं उनके राइटर के अभी। तो ये अब वो कहते हैं कि मैं लंच के लिए ही नहीं, मैं उससे भी बेटर काम करूंगा, मैं तो डिनर भी नहीं खाने वाला हूं आज रात को। तो लेडी को क्या लगता है, ये जोक कर रहे हैं, उनके सामने जोक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कमेंट करते, ह्यूमरिस्ट, अच्छा जोक कर रहे हो। शी क्राइड गेली, वो एकदम ऐसे हंसते हुए, अच्छा जोक कर रहे हो, नाइस नाइस। जंपिंग इनटू अ कैब, यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, तुम बहुत ही फनी हो, हाँ बहुत ही मजाकिया हो तुम। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट। तो अब ये स्टोरी यहां पे खत्म होती है और अब राइटर कहते हैं कि लेकिन मेरा बदला पूरा हुआ। तो क्या बदला हुआ, आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन। मैं बदला लेने वाला इंसान नहीं हूं, मैं मानता नहीं हूं। विंडिक्टेड यानी जो बदला लेने पे बिलीव करता है, रिवेंज लेने पे बिलीव करता है। मैं खुद को विंडिक्टिव मैन नहीं मानता हूं, लेकिन बट when the gods take a hand in the matter, it is understandable to observe the result with satisfaction। तो कहता है कि मैं खुद रिवेंज लेने पे मानता नहीं हूं, लेकिन जब भगवान अपने हाथ में केस ले लेते हैं, मैटर अपने हाथ में ले लेते हैं, तो बस हम तो बस खाली ऑब्जर्व ही करेंगे। तो यानी कर्मा की बात कर रहे एक तरह से, कि हमने तो जाने दिया लेडी को, हमें इतना बर्बाद करके चली गई, लेकिन मैंने कभी रिवेंज नहीं लिया। लेकिन भगवान ने उनके साथ जो किया, तो मुझे मेरा रिवेंज मिल चुका है, ऐसा वो कह रहे। तो क्या हुआ, टुडे शी वेज 21 स्टोन। तो आज उनका वेट 21 स्टोन है। 21 स्टोन बहुत ज्यादा होता है। स्टोन इज अ यूनिट ऑफ वेट जो ये लोग लाइक फॉरेनर्स यूज करते हैं। तो बहुत ज्यादा वेट आज उनका है। तो ये मैं चाहता हूं एक्चुअली कि मैं आपको मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं कि 21 स्टोन कितना वेट होता है कमेंट में। ये 100 केजी के ऊपर होता है, इतना मैं आपको बता सकता हूं टू अंडरस्टैंड कि कितना वेट उनका बढ़ चुका था। ओके, सो मैं चाहता हूं कि आप मुझे एग्जैक्टली बताएं 21 स्टोन कितना वेट होता है, लेडी का वेट कितना हो चुका था। सो अब ये कह रहे हैं कि भगवान ने उन्हें मोटा कर दिया और राइटर को अपना रिवेंज मिल चुका है आज की तारीख में, ऐसा वो कह रहे हैं। सो ये बहुत ही आई होप आई डोंट नो आपको समझ में लाइक फनी पार्ट उतना लगा कि नहीं लगा, बट बहुत ही फनी सा था ये। जब मैं रीड कर रहा था पहली बार, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई थी कि विमेन का जो खामी थी, विमेन की जो नेचर था, जो उसे पता ही नहीं था, जो उसे पता ही नहीं था, वो नेचर, वो खामी उसे पता ही नहीं थी। एंड वो ना ना करते करते लाइक इतना सारा खा जाती है और बार बार राइटर को पॉइंट आउट करती है कि तुम तो ज्यादा खा लिए, तुम तो यार इतना नहीं खाना चाहिए तुम्हें। सो ये एक बहुत ही फनी सा एक था लंचन। आई होप आपको अच्छा लगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट में मुझे बताइए जो जो मैंने क्वेश्चन पूछे आपसे। थैंक यू सो मच। शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर।